हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रोस्टो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे रिलेटेड सारे के सारे मॉडल्स के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन में किस हिसाब से लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। In its growth process, every economy has to pass through certain stages called the stages of economic growth. हर एक इकोनॉमी को एक डिफरेंट स्टेजेस से निकलना पड़ता है तरक्की हासिल करने के लिए। उन स्टेजेस को स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। Walt Whitman Rostow presented a very widely discussed concept of stages of growth. जो प्रोफेसर रोस्तो थे उन्होंने मतलब वेरियस स्टेजेस डिस्कस की कि अगर एक इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी तक पहुंचना है तो कौन कौन सी स्टेजेस होंगी। 5 स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। रोस्टो क्लासिफाइज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इनटू 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। वही बात उन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी कि हर एक कंट्री को अगर तरक्की करनी है डेवलपमेंट करनी है तो इन 5 स्टेजेस से निकलना पड़ेगा। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? ट्रेडिशनल स्टेज, प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, सेल्फ सस्टेन्ड स्टेज और ड्राइव टू मैच्योरिटी, द स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो ये 5 स्टेजेस मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको दो दो नंबर में कोई भी एक स्टेज भी आ सकती है। तो फिर मैंने हेडिंग बनाई एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेजेस। आपको पेपर में इसी हिसाब से करना है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो सबसे पहले आ जाता है ट्रेडिशनल स्टेज। एवरी इकोनॉमी टू बिगिन विद इज इन द स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। हर एक इकोनॉमी जब शुरुआत करती है तो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या क्या होता है उसके मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं। इन दिस स्टेज per capita output is very low along with a low degree of technical know-how। तो इस स्टेज में क्या होता है? पर कैपिटा आउटपुट, पर बंदा काम बहुत कम करता है और टेक्निकल नो हाउ मतलब टेक्निकल नॉलेज काफी लो लेवल की होती है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रोस्टो, a traditional society is one whose structure is developed within the limited production functions based on pre-Newtonian science and technology and on pre-Newtonian attitude towards the physical world। तो रोज तो कहना चाहते हैं कि थे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसका स्ट्रक्चर मतलब ढांचा जो होता है वो काफी लिमिटेड प्रोडक्शन का होता है, मतलब आउटपुट कम बनती है। और टेक्नोलॉजी प्री न्यूटोनियन मतलब पुराने जमाने की होती है, टेक्नोलॉजी भी पुराने जमाने की और लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो भी पुराने जमाने का। मतलब लोग ट्रेडिशनल तरीके से रहना चाहते हैं, मॉडर्न तरीकों को नहीं अपनाना चाहते। अब इस स्टेज के फीचर्स क्या हैं? मैंने हेडिंग बनाई है फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल स्टेज। ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज नॉट अ स्टैटिक इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं रहती, हमेशा की हमेशा ऐसे नहीं रहती। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड इन दिस स्टेज दाउ टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ओनली। इनमें प्रोडक्शन बढ़ सकती है मगर एक हद तक ही बढ़ सकती है। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज के फीचर्स क्या हैं वो मैंने लिखे हैं। नंबर 1, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की पूरी डोमिनेंस रहती है ट्रेडिशनल स्टेज में, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिखोगे इन दिस स्टेज एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लोगों का मेन जो काम है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर, जिसको पंजाबी में हिंदी में खेती बाड़ी कह देते हैं और उर्दू में इसको काश्तकारी भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्टली पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। हाउएवर एग्रीकल्चर इज इन इट्स बैकवर्ड स्टेज। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं मगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली एंड कास्ट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। द सोशल सेटअप इन दिस स्टेज इज बेस्ड ऑन द फैमिली एंड कास्ट सिस्टम। समाज का सिस्टम ही ऐसा होता है कि हम फैमिली को और कास्ट सिस्टम को काफी ज्यादा जोर देते हैं। तो क्योंकि पुराने जमाने की सोसाइटी होती है इस टाइप की। फैमिली एंड कास्ट ऑफ द इंडिविजुअल डिटर्मिन्स हिज सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एज वेल एज स्टेटस। फैमिली के हिसाब से कि कौन सी फैमिली में आप पैदा हुए और कौन सी कास्ट में आपने जन्म लिया है, उसी के हिसाब से आपका जो है सोशल स्टेटस बनता है और आपकी समाज में एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। अगर आप हायर कास्ट या अच्छी फैमिली में हो तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज ऑफ रिलेटिवली लेस सिग्निफिकेंस। इंसान की जो कॉम्पिटेंस है कि वो क्या क्या काम कर सकता है उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आप किस कास्ट से हो या फिर किस क्या कहते हैं फैमिली से हो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फेटलिस्टिक एटीट्यूड, अंधविश्वास बहुत ज्यादा होता है। फेटलिस्टिक एटीट्यूड इनवेरिएबली स्टैंड्स इन द वे ऑफ रैशनल डिसीजंस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जो फेटलिस्ट थिंकिंग होगी, कट्टरपंथी होगी,
या फिर जो अंधविश्वास होगा उसको काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, बजाय इसके कि रैशनल थिंकिंग और रैशनल डिसीजन को फोकस किया जाए। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है पॉलिटिकल पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल पावर रिमेन्स कॉन्सेंट्रेटेड विद द सर्टेन ट्रेडिशनली डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स इन द सोसाइटी। जब भी सोसाइटी ट्रेडिशनल स्टेज में होती है तो कुछ सोशल ग्रुप्स के पास ही पॉलिटिकल पावर होती है, सबके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होती। जनरली दिस ग्रुप comprises of जागीरदार्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड वॉरियर्स। तो इनमें ये लोग आ जाते हैं जिनके पास ज्यादा पावर्स होती हैं, पॉलिटिकल पावर्स। कंट्रीज रिसोर्सेज कंट्रीज रिसोर्स पोटेंशियल इज एक्सप्लॉइटेड फॉर सेल्फिश मोटिव्स। कंट्री के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सेल्फिश मोटिव्स के लिए लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, ना कि देश की तरक्की की सोचते हैं। फोर्थ पॉइंट आ गया टेक्निक, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इस स्टेज में बैकवर्ड रहती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर ऑलमोस्ट अननोन इन दिस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस स्टेज में तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड प्री न्यूटोनियन स्टेज। इसको प्री न्यूटोनियन स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लिमिट ऑफ डेवलपमेंट। पर कैपिटा आउटपुट कैन नॉट बी रेज्ड बियॉन्ड अ लिमिट। पर कैपिटा आउटपुट मतलब पर बंदा जितना काम करता है, जितनी आउटपुट बनाता है, उसको एक हद तक ही बढ़ाया जा सकता है, अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता। तभी तो ट्रेडिशनल स्टेज है। Quantum and direction of trade largely depends upon the whims of dominant dominant social and political groups। of dominant लिखना था मैंने, यहाँ पे dominants लिख दिया, मैं यहाँ इसको सही कर देता हूँ। ऑफ डोमिनेंट सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो बेसिकली जितनी भी जो है डेवलपमेंट होंगी वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत जो डोमिनेंट ग्रुप है या फिर जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो ही उनकी हल्की फुल्की डेवलपमेंट होगी, बाकी सबका इतना ज्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इस पॉइंट में बेसिकली ये कि पर कैपिटा आउटपुट बेसिकली एक हद से ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। और जो ट्रेड है लार्जली किस पे डिपेंड करता है, ट्रेड कौन करता है, बड़ी बड़ी जो कम्युनिटी है, जो अमीर कबीर लोग हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वही ट्रेड करते हैं, बाकियों के पल्ले कुछ नहीं। बाकी सबसिस्टेंस लाइफ जीते हैं कि अपने लिए उगाते हैं और अपने लिए खा के बराबर कर देते हैं। तो इस स्टेज को कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, in this stage of economic growth, economy remains traditional as well as backward। तो इस स्टेज में इकोनॉमी ट्रेडिशनल भी रहती है, बैकवर्ड भी रहती है। The bulk of the income generated is spent on the construction of monuments, religious places or on the wars विदाउट मच ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इस स्टेज में ज्यादातर पैसा कहाँ खर्च कर दिया जाता है, ज्यादातर पैसा जो है वो मॉन्यूमेंट्स बनाने में या रिलीजियस प्लेसेस बनाने में या वॉर्स लड़ने में खर्च हो जाता है, बजाय इसके कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए खर्च हो। तो उसमें कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो है नहीं अगर इन पैसों इन जगहों पे पैसे खर्च कर दे तो ये तो था फर्स्ट स्टेज जिसको ट्रेडिशनल स्टेज कहा गया है। सेकेंड स्टेज आ जाती है हमारी प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ या प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ। बेसिकली अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। दिस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट नियरली 100 years। ठीक है। इन दिस स्टेज द कंडीशंस आर क्रिएटेड कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये स्टेज तकरीबन 100 years तक चलती है और इसमें वो कंडीशंस बना दी जाती हैं जिससे ग्रोथ शुरू हो जाए। अकॉर्डिंग टू रोस्टो, द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रोथ embraces societies into the process of transition। This period is when the preconditions for takeoff are developed। बेसिकली रोस्टो का भी यही कहना था कि ये जो सेकेंड स्टेज है ये सोसाइटी की ऐसी स्टेज है जिसमें सोसाइटी ट्रांजिशन करना, अपने आप को तब्दील करना, चेंज करना शुरू कर देती है और ऐसी कंडीशंस तैयार करती है जिससे इकोनॉमी टेक ऑफ कर जाएगी। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके मैं लिख रहा हूँ, दिस इज अ स्टेज व्हेन द इकोनॉमी बिकम्स कैपेबल ऑफ एंटरिंग द टेक ऑफ स्टेज। तो टेक ऑफ स्टेज में एंटर करने से पहले वाली जो स्टेज है वो ये मानी जाती है। इन दिस स्टेज पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ग्रोथ। इस स्टेज में लोग ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सोचते हैं कि अब अपने आप को मॉडर्न करने का टाइम आ गया है। कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड वेंचर्स। तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि अपने काम को कैसे मॉडर्नाइज करें, कैसे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं और कैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करें। सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड्स, जिनको हम क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह देते हैं, स्टार्ट्स डेवलपिंग। रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, रेलवेज आर डाइवर्सिफाइड एंड हार्बर्स आर बिल्ट फॉर फास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो बेसिकली सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टेज में डेवलप होना शुरू हो जाता है ताकि ट्रेड बढ़े। हाउएवर all these works proceed at a slow pace। ये सारे के सारे काम स्लो पेस से चल रहे होते हैं। ओवरऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन स्टिल रिमेन्स लो इन द इकोनॉमी। तो अभी भी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन
नहीं बड़ी होती, बस इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ रहा होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स फेयरली स्ट्रॉन्ग इन दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ। हर एक कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उस कंट्री की जो मेन गवर्नमेंट होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर देती है। अब इस स्टेज के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या-क्या होता है इस स्टेज में, वो डिस्कस करते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ दिस स्टेज आर नंबर 1, लेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंस है, जो ट्रेडिशनल सेक्टर में थी, उससे डिपेंडेंस कम हो जाती है। Compared to the traditional economy, there is much less dependence on agriculture in this stage of growth. इस stage of growth में agriculture पे dependence पहले से कम हो जाती है। Industry, trade, transport and other services start developing. जो other sectors हैं, जैसे इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह, वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है एनलार्ज्ड आउटलुक। आउटलुक ऑफ द मासेस इज एनलार्ज। लोगों की जो आउटलुक है, सोच विचार है, थिंकिंग है, वो थोड़ी एनलार्ज हो जाती है, पहले की तरह फैटलिस्ट टाइप नहीं रहती। पीपल स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स रेदर देन मेयरली कन्फाइनिंग themselves to the local issues। लोग सिर्फ लोकल इश्यूज की नहीं सोचते, पूरे देश की सोचते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी की सोचते हैं, पूरे वर्ल्ड की सोचने लग जाते हैं। द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज फेयरली डाइवर्सिफाइड। पुराने जमाने में तो फील्ड ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम होती थी कि भाई कुम्हार है तो कुम्हार का काम ही करेगा, अगर फार्मर है तो फार्मर का काम करेगा, लोहार है तो लोहे का काम करेगा। तो ऐसा नहीं रहा, इस टाइम पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो काफी डाइवर्सिफाई हो गई, डिफरेंट टाइप्स के काम आ गए। थर्ड पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट्स। अ पार्ट ऑफ a part of the government revenue is devoted towards the construction of roads, dams, and bridges, besides schools, hospitals, and research institutions, so that economic and social cost of living starts rising। सरकार इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा पैसे जो टैक्स से इकट्ठे किए गए हैं उनको खर्च करना शुरू कर देती है। रोड्स पे, डैम्स पे, ब्रिजेस पे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाना शुरू कर देती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू कर देती है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना शुरू कर देती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है डिक्लाइन इन बर्थ रेट। इस स्टेज में जो बर्थ रेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी से लोग निकल चुके हैं और मेडिकल फैसिलिटीज भी पहले से बेटर हो चुकी हैं। बर्थ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग इन दिस स्टेज। दिस इज बिकॉज द डिमांड फॉर वर्कर्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ये इसलिए भी होता है कि जो वर्कर्स की डिमांड है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। पीपल आर लेस डिजायरस ऑफ एनलार्जिंग देयर फैमिली साइज। तो जब वर्कर्स की डिमांड कम हो जाएगी, मशीनों से हल्का हल्का काम शुरू हो जाएगा, तो फिर जो वर्कर्स है उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो लोग सोचेंगे इतने बच्चे पैदा करके क्या फायदा, ऊपर से मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हो रही हैं, तो बच्चों के मरने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन व्यूज। लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाएगी। देयर इज अ परसेप्टिबल change in the views of the people। लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाएगी। they become confident of increased production with appropriate utilization of resources। उनकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी और अब वो ये नहीं सोचते कि ज्यादा जोर लगा के ज्यादा काम होगा, वो ये सोचते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके काम डबल ट्रिपल कैसे करना है। वो अपने गिवन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल no longer depends on his social and religious status, rather it depends upon his personal skill and abilities। पुराने जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि इंसान की जो इम्पोर्टेंस है, जो स्टेटस है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फैमिली में पैदा हुए हो और आपका कौन सा रिलीजन है या कास्ट है। मगर यहाँ पे इस स्टेज में ऐसा नहीं होता। इस स्टेज में जो इंसान है उसकी पर्सनल स्किल्स, उसके काम को, उसके हुनर को, उसकी एबिलिटीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, रेदर देन कि वो कौन से फैमिली में या कौन से समाज में पैदा हुआ। नेक्स्ट आ जाता है एंड ऑफ कंजर्वेटिज्म। अंधविश्वास खत्म हो जाता है। Conservatism comes to an end and the economy is driven on the path of modernization। तो पुरानी सोच खत्म हो जाती है, पुराने जो क्या कहते हैं कट्टरपंथियां और जो वो कंजर्वेटिज्म जिसको कहते हैं वो खत्म हो जाता है और मॉडर्नाइजेशन का पाथ शुरू हो जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस स्टेज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंप्रूव्स। जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो पहले से इंप्रूव हो जाता है। नियरली 10% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, गेट्स डाइवर्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा माना गया है उनका, बट जब क्रिटिसाइज करेंगे तो और इसके कई पॉइंट्स आ जाएंगे। ऐसा माना गया है, रोस्तों का मानना था कि इस स्टेज में तकरीबन 10% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नाइन्थ पॉइंट, फॉरेन ट्रेड। इन दिस स्टेज द कंट्रीज स्टार्ट इंपोर्टिंग फिनिश गुड्स एंड
कैपिटल गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। इस स्टेज में बाहर से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने शुरू हो जाते हैं और कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें भी मंगवानी शुरू कर देते हैं। रॉ मटेरियल, मिनरल्स एंड सेमी फिनिश गुड्स आर एक्सपोर्टेड। तो अभी भी यहाँ पे इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं खुली। रॉ मटेरियल, मिनरल्स और जो सेमी फिनिश गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं और बाहर से इंपोर्टेड गुड्स जो है फिनिश गुड्स उनको इंपोर्ट किया जाता है। तो अब इस स्टेज का कंक्लूजन क्या है? अकॉर्डिंग टू रोस्टो, preconditions to take off were established in the Western Europe between the end of 17th century and the beginning of the 18th century। तो बताया हुआ है कि 17th century जब शुरू हुई और 18th century 17th century के एंड में और 18th century के बिगिनिंग में ये स्टेज जो यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न यूरोप है वहां पे आ गई थी। इंडियन इकोनॉमी इज सपोज टू हैव एंटर्ड दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ अराउंड 1951-52। तो हम तो काफी लेट हो गए, ठीक है। when long period plan programs were launched। तो जब 5 ईयर प्लान्स लॉन्च होने शुरू हो गए थे तो इंडिया ने इस स्टेज को एंटर किया 1950-51 के आसपास, ठीक है। तो काफी ज्यादा गैप है, ये तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेक ऑफ स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टेज में क्या हुआ, जो पिछले स्टेजेस के जो पॉइंट्स थे उनको थोड़ा सा बेहतर करके लिखना है। अब कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। द इकोनॉमी इन दिस स्टेज नो लॉन्गर रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, इट बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग। अब इस स्टेज में जो कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर इतना डिपेंडेंस नहीं रखती और वो सेल्फ सस्टेनिंग अपनी अपनी जो जरूरतें वो खुद पूरी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रोस्टो, द टेक ऑफ स्टेज इज द इंटरवल बिटवीन द सॉलिड ब्लॉक्स एंड रेजिस्टेंस टू द स्टडी ग्रोथ आर फाइनली ओवरकम। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जो टेक ऑफ स्टेज है वो ये बताती है कि जो पुरानी स्टेज है उसकी जो रुकावटें हैं, उसके जो हर्डल्स हैं, वो हमने ब्लॉक्स जो हैं वो हमने रेजिस्ट कर लिए, हमने उनको मतलब ओवरकम कर दिया और अब हम एक नई डेवलपमेंट के पाथ पे चल पड़े हैं। इन दिस स्टेज द इकोनॉमी कैन प्रोग्रेस विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब हमें बाहर वालों की मदद नहीं चाहिए और हम इस काम पे लग चुके हैं, मतलब हमारी तरक्की अब बाहर एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाहर से जो हेल्प मिलती है उस पर डिपेंड नहीं रहती। न्यू इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड विच स्टार्ट yielding surplus। नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं जो कमाना शुरू कर रही हैं। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंप्रूव्स एंड न्यू इनोवेशंस टेक्स प्लेस। नई नई इन्वेंशंस आ रही हैं। द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन ऑफ द कंट्री चेंजेस। तो जो सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी लगातार चेंज हो रहा है। रोस्टो हाईलाइटेड द टेक ऑफ स्टेज ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था ग्रेट ब्रिटेन में 1783 से लेकर 1802 तक आया, यूएसए में 1843 से 1860 तक आया, उसके बाद जर्मनी में 1850 से 1873 एंड रशिया में 1890 से 1914 के बीच में, इंडिया में 1952 के अराउंड एंड चाइना में भी 1952 के अराउंड ये स्टेज आई थी। अब आ जाता है कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज की मेन कंडीशंस क्या है जो रोस्टो ने बताई थी? फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ स्टेज। नंबर 1, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ जीएनपी सॉरी, जो जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 10% से ज्यादा इन्वेस्ट होना जरूरी है। ये मेन कंडीशन उन्होंने बताई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ कंट्री टू टेक ऑफ इज दैट द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ओवर 10% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंसर्न कंट्री। तो कंसर्न कंट्री की जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसका 10% से ज्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए, ऐसा रोस्तों का मानना था, तभी ये स्टेज आएगी। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग सेक्टर। जो लीडिंग सेक्टर है उनकी डेवलपमेंट होना। इन दिस स्टेज सम ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स आर डेवलप्ड इन द इकोनॉमी। कौन कौन से? रोस्तो डिवाइडेड वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एज नंबर 1 प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर। उनका ये मानना था कि न्यू इनोवेशंस एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन promising higher rates of growth is the principal characteristic of this sector। तो प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं और इसी सेक्टर की वजह से देश भी तरक्की कर रहा है। 10 इसके अंदर क्या क्या डाला उन्होंने? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने कहा था जब इंग्लैंड में ग्रोथ हुई तो वहां का जो प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर था वो टेक्सटाइल सेक्टर था। तभी तो इंडिया से सारा का सारा कॉटन का रॉ मटेरियल वगैरह लेके वो इंग्लैंड चले जाते थे और अपनी कंट्रीज में कपड़े कुपड़े बना के फिर हमारे को बेच देते थे। समझिए बात। सीक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्रेट ब्रिटेन फॉलोड द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर। तो बेसिकली उन्होंने कहा था प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे नई नई इनोवेशन आ रही हैं और नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आ रही हैं और ये लीडिंग सेक्टर होता है जो पूरे के पूरे टेक ऑफ को सपोर्ट करता है। सेकेंड आ गया सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर में उन्होंने बताया था कि ग्रोथ इन दिस सेक्टर इज लिंक्ड विद द ग्रोथ इन द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये सेक्टर में ग्रोथ तभी होगी जब दूसरे सेक्टर में ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज फॉर एग्जांपल
facilitated the growth of coal, iron and engineering enterprises. तो अगर रेलवे को हम वो कर देते हैं, रेलवे को डेवलप कर देते हैं, तो रेल के डेवलप होने से बाकी सारे सेक्टर्स जो है, कोल का सेक्टर, आयरन का सेक्टर या इंजीनियरिंग वगैरह का सेक्टर, ये काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो ये सप्लीमेंट्री सेक्टर हो गया। थर्ड सेक्टर की बात उन्होंने की थी जो है, वो है ड्राइव्ड ग्रोथ सेक्टर। इसमें क्या आ जाता है, दिस इज द सेक्टर विच ड्राइव्स इट्स ग्रोथ पोटेंशियल फ्रॉम अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये वो सेक्टर है जो अपनी ग्रोथ को दूसरे सेक्टर से मतलब वो करता है, ड्राइव करता है। कैसे? इंक्रीज नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर increased demand for refrigerators, LED TVs, etc., etc., that brings about the development of these industries. तो अगर पूरे कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी या जीडीपी बढ़ेगी या जॉब्स अच्छी हो जाएंगी, ज्यादा मिलेंगी, तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे, लोग सामान भी तो खरीदेंगे ना, अब कार खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे। तो इन सेक्टर्स की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? दूसरे सेक्टर्स के डेवलपमेंट पे। तो ये बताया हुआ है कि इस सेक्टर में ग्रोथ तभी आती है जब अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो था 3 सेक्टर्स की बात। अगली कंडीशन क्या है? सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट या फ्रेमवर्क पॉजिटिव होना चाहिए। Yet another condition of the takeoff stage is that the social and political framework of the country becomes conducive to the growth of modern and heavy industries. तो हमारा जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क या सोशल फ्रेमवर्क है, वो इस हिसाब से शिफ्ट हो जाए कि अब हम मॉडर्न एंड हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की फेवर में चले जाएं उस पर्टिकुलर कंट्री में। दिस हेल्प्स स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस एज वेल एज जनरेशन ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इससे क्या होगा, हमारे ग्रोथ प्रोसेस को स्टेबिलिटी भी मिलेगी और जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है विद इन द कंट्री है, वो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इस स्टेज के फीचर्स क्या हैं या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक ऑफ स्टेज आर एज अंडर। नंबर 1, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, कि जब भी प्रॉफिट आएंगे उसको फिर से री इन्वेस्टमेंट करना है। इन दिस स्टेज देयर आर सेक्टर्स ऑफ ग्रोथ in which entrepreneurs reinvest bulk of their profit for higher gains. ऐसे सेक्टर्स मौजूद होंगे जिसमें प्रोड्यूसर जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो फिर से इन्वेस्ट कर सकें। दिस हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा, ऐसे सेक्टर्स मौजूद होने चाहिए, ऐसे री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, इससे इन्वेस्टमेंट्स उस पर्टिकुलर कंट्री में बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रेज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टेज। फॉरेन ट्रेड से भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेगी ना। एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड एंड द रेवेन्यू इज स्पेंट ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स। तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे मिनरल्स का और अदर नेचुरल रिसोर्सेज का, और जो भी हम बाहर से डॉलर या फॉरेन करेंसी कमाएंगे उससे हम इक्विपमेंट्स लेके आएंगे, बाहर से मशीनें लेके आएंगे। ऐसा रोस्तों का मानना था। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन डिमांड। दिस स्टेज इज marked by a characteristic increase in the level of demand, particularly of consumer goods. तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई, तो लोग कंज्यूमर गुड्स तो ज्यादा ही कंज्यूम करेंगे ना, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। दिस स्टिमुलेट्स द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इसकी वजह से क्या होगा, जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन along with more employment opportunities is the inevitable outcome of increased investment. तो जैसे जैसे वो इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। तो ये सारा का सारा डिमांड का खेल है कि भाई डिमांड बढ़ गई और फिर उन फैक्ट्रीज को खोलेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। इन दिस स्टेज कैपिटल स्टार्ट्स पोरिंग इन फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स। इस स्टेज में पैसा आना शुरू हो जाता है, डिफरेंट चैनल से पैसा आता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट है वो फिर से री इन्वेस्ट कर दिए, चेंजेस इन मॉनेटरी एंड फिस्कल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री ऑल कंट्रीब्यूट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो इस स्टेज में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी होता है, इन री इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं प्रॉफिट्स की, और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब में चेंजेस आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। Household savings are so encouraged that these become available for investment purposes. Household savings को encourage किया जाता है कि लोग बैंकों में अपना पैसा डालें और फिर बैंक उसको आगे क्रेडिट क्रिएशन करके लोन्स दे दे के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल, मतलब मशीनें इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल emerges as an instrumental variable in this stage of growth. तो इस स्टेज ऑफ ग्रोथ में कैपिटल इंपोर्ट होना शुरू हो जाता है, बाहर से मशीनें आती हैं। ठीक है, however this is not an essential property of this stage. इस स्टेज की ये essential property नहीं है। There are examples
of the countries like Japan and England which reached the takeoff stage without import of any capital. तो बाहर से मशीनें मंगवाए बगैर ही जो है इस स्टेज में पहुंच गए हैं, और ये भी काफी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कई कंट्रीज तो इस स्टेज में बाहर से मशीनें इंपोर्ट करवा लेते हैं और बाकी कंट्रीज इंपोर्ट नहीं करवा पाते। कई कंट्रीज ने विदाउट इंपोर्टिंग मशीन एंड कैपिटल गुड्स इस स्टेज को हासिल कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल डेवलपमेंट। न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। नई नई टेक्निक्स आ रही हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए भी। एग्रीकल्चर इज कमर्शलाइज। अब एग्रीकल्चर कमर्शियल हो गया। कमर्शियल मतलब अब किसान सिर्फ अपने लिए उगा के खुद नहीं खाता, मार्केट में भी बेचता है। फार्मर्स बिकम यूज टू इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फार्मर्स भी इनोवेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं। डेवलपमेंट टेक्निक्स आर वाइडली अडॉप्टेड इन ऑल फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं और वो हर एक फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में यूज होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी इन दिस स्टेज ऑल्सो बिकम्स कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार की पॉलिसी भी ऐसी है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के कंड्यूसिव होगी, काफी ज्यादा फेवर में चली गई है। द गवर्नमेंट हेल्प्स टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मेथड। गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कि प्रोडक्शन मेथड को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, रिसर्च दी जाए, इवन लोन्स वगैरह दिए जाए। न्यू एंटरप्रेन्योर्स आर एनकरेज एंड हेंस इन्वेस्टमेंट इज प्रमोटेड। नए नए एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया जाता है और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाता है। अब इस स्टेज को कंक्लूड करते हैं। इन दिस स्टेज इट कैन बी सेड दैट इन दिस stage of economic growth there are social, political and institutional changes to such an extent that the demand, investment and production are noticeably encouraged। तो ये बताया हुआ है कि इस स्टेज में मतलब इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ऐसे आते हैं जिससे डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सेविंग पोटेंशियल फर्दर राइजेस ओइंग टू इंक्रीज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उतनी इनकम बढ़ती है, तो लोगों की सेविंग्स भी बढ़ जाती है। फोर्थ स्टेज में आ जाता है सेल्फ सस्टेन्ड स्टेज और ड्राइव टुवर्ड्स मैच्योरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इसको। ड्राइव टू मैच्योरिटी इज द आउटकम ऑफ द टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज के बाद ये जो स्टेज आएगी ड्राइव टू मैच्योरिटी, इसको सेल्फ सस्टेन्ड स्टेज भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रोस्टो, maturity can be defined as the stage in which an economy demonstrates the capacity to move beyond original industries which powered the takeoff and to absorb and to apply efficiently over a wide range of its resources the most advanced fruits of technology। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। रोस्तो ये मानते थे कि ये स्टेज तब आएगी जब जो भी हमने काम किया है या इंडस्ट्रीज खोली है टेक ऑफ स्टेज में, हमें उनसे भी आगे जाना पड़ेगा और कई टाइप की इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी और उनसे भी आगे जाके काम करना पड़ेगा, तो ये स्टेज आएगी। समझ गए बात। और मोस्ट ऑफ द एडवांस कंट्रीज में ये तब आती है जब हम पहले से ही जो बेस इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज, वो पहले से ही बना के रखते हैं। ठीक है। In this stage, the investment as a percentage of gross national product, along with the rise in population, इसमें gross national product की जो percentage है वो पहले से ज्यादा इन्वेस्ट होती है और population भी बढ़ती है। The economy in this stage earns its distinctive status among the economics of the world। नहीं आना था, यहाँ आना था among the economies of the world। ठीक है। तो मतलब इस स्टेज में जो एक कंट्री है उसको बाकी कंट्रीज में एक अच्छा रुतबा हासिल हो जाता है, एक अच्छी प्रेस्टीज हासिल हो जाती है। ठीक है। एक अच्छा स्टेटस मिल जाता है। न्यू गुड्स आर इंक्रीजिंगली एक्सपोर्टेड। नए नए गुड्स बनते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। According to Rosto, this stage is reached after 40 to 60 years of the stage of takeoff। Takeoff stage के 40-60 years के बाद ये stage आती है, ऐसा उनका मानना था। In the takeoff stage, only a limited number of new industries are established। Takeoff में तो limited number of new industries ही बनती है। The technical progress also remains limited। Technical progress भी थोड़ी बहुत limited रहती है takeoff stage में। In drive to maturity stage, however, industrialization becomes widespread along with the diverse application of new technology। बट इस स्टेज में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी वाइड स्प्रेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री फैल जाती हैं, इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, कंट्री इंडस्ट्रियल बन जाएगा। ठीक है। और नई नई टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन या इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। रोस्तो स्टेट्स दैट द ड्राइव to maturity creates such conditions of growth in which entrepreneurs happen to possess know-how ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास पूरी टेक्निकल नॉलेज होगी कि गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है और कैसे बनाना है, कैसे पहुंचाना है, सब कुछ पता होगा गुड्स को। ठीक है। तो मतलब प्रोड्यूसर्स को सब कुछ पता होगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे ट्रेडिशनल स्टेज में टेक्निकल नो हाउ जो है या टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पुराने जमाने की होती थी। द कंट्री बिकम्स सेल्फ डिपेंडेंट रिगार्डिंग टेक्नोलॉजिकल
एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर ऑफ ग्रोथ। तो वही बात कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेगी, इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर खुद बनाएगी। ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस आर द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज इन द सेल्फ सस्टेन्ड स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो ये कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल है। अब आ जाता है इस कंट्री के इस स्टेज के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्रिंसिपल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्राइव टुवर्ड्स मैच्योरिटी आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट रेट राइजेस टू 10 to 20%। पिछले में क्या था 10%, इसमें 10 to 20% बोल दिया ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दस हैपन्स टू इंक्रीज फास्टर देन पॉपुलेशन रेट। मतलब ये जो चीज है ये मतलब पॉपुलेशन स्पीड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, तभी ये आएगा। समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंजेस नोटिसेबली। जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वो चेंज होती जा रही है। डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर कंसिडरेबली रिड्यूसेस, और जो लेबरर्स हैं बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट एंड बेटर ऑफ। लेबरर्स सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अपने छोटे मोटे खुद के काम कर रहे हैं, और अब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस भी जो है कम हो गई है इस स्टेज में, और लेबरर्स की जो कंडीशन है पहले से बेटर ऑफ है। मॉडर्न टेक्निक बिकम्स वाइड स्प्रेड अक्रॉस ऑल द लाइंस ऑफ द प्रोडक्शन। जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो हर एक जगह फैल गई हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो। द इकोनॉमी अर्न्स अ स्टेटस ऑफ सिग्निफिकेंस अमंगस्ट द डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब एक कंट्री की इंपॉर्टेंस या स्टेटस पहले से अच्छा हो गया है, तो जो डेवलप कंट्रीज हैं अब उसको मानती हैं कंट्रीज को, उन कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर जाती हैं जो इस स्टेज में आ जाती हैं। न्यू पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश इन द कंट्री। तो नया पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, नया ढांचा आ जाएगा पॉलिटिकली, या सोशल एस्टैब्लिशमेंट्स आ जाएंगी नई नई, ठीक है, क्योंकि लोगों की पुरानी सोच नहीं ना रहती। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिपेंडेंस अपॉन अदर कंट्रीज इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। फॉरेन डिपेंडेंस कम हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज डन बाय स्किल्ड पर्सोनल, मतलब स्किल बंदे ही काम कर पाते हैं। per capita income and standard of living of the people rise to fairly high level। तो लोगों की per capita income भी बढ़ जाती है और standard of living भी पहले से better हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट स्टेज जो कि रोस्तो ने दी थी, वो है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एफ्लुएंस और हाई मास कंजम्पशन, कि कुछ ज्यादा ही लोग अमीर हो गए, कंट्री कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है अकॉर्डिंग टू रोस्तो मानते थे, क्योंकि एंड स्टेज थी। अब जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं ला इससे भी तो हायर कुछ अचीव करेंगे। देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन दिस स्टेज। प्रोडक्शन में कई गुना इंक्रीज आ जाता है इस स्टेज में। इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज मोर हाई, इसमें इनकम भी बढ़ जाती है। कंजम्पशन ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज बिकम्स अ कॉमन फीचर। लोग ज्यादातर नेसेसिटीज तो करते करते हैं, कंफर्ट और लग्जरी की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है इस स्टेज में। द प्रिंसिपल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री नो लॉन्गर रिमेन्स प्रोडक्शन बट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। अब जो है कंट्री की मेन प्रॉब्लम ये नहीं रह जाती कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, कंट्री की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों की वेलफेयर कैसे करें। समझ की बात। इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। द कंट्री इन दिस स्टेज मे स्ट्राइव फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो कंट्री जो है वो एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव पे जाती है। पहला, मोर पावर। कंट्रीज इन दिस स्टेज स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑन मिलिट्री पावर, जैसे यूएसए करती है, मिलिट्री के ऊपर खर्चा करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज्यूमिंग द स्टेटस ऑफ बिग पावर्स। अदर कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा कर करके। एग्जाम्पल यूएसए आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेलफेयर स्टेट। द गवर्नमेंट इन दिस स्टेज एंडेवर्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। हर एक कंट्री चाहती है इस स्टेज में कि वो वेलफेयर स्टेट बने, मतलब अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर फैसिलिटीज दे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस इज रेज्ड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिए जाते हैं, मिनिमम वेजेस डिक्लेयर कर दी जाती हैं, वो काफी हाई रहती हैं। ऑफरिंग देम मोर एंड मोर फैसिलिटीज, उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है। लाइफ बिकम्स कंफर्टेबल, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज या यूएसए वगैरह में होता है। तभी तो ये सारे एशियंस वहां भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वेलफेयर स्टेट है, वो काफी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन लेवल इज कंसिडरेबली राइजेस इन कंजम्पशन लेवल कंसिडरेबली राइजेस इन दिस स्टेज। इस स्टेज में कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इट इज नॉट लिमिटेड टू फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। रोटी कपड़ा मकान तक नहीं रहती, लोग लग्जरीज को भी इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स लाइक कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीफोन्स एटसेट्रा आर कॉमनली यूज्ड। ये चीजें जो है वो कॉमनली यूज होती हैं इस स्टेज में। तो अब मेन आ जाता है कि इस स्टेज के फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, खास बातें क्या है इसमें। द मेन फीचर्स ऑफ हाई मास कंजम्पशन स्टेज आर एज अंडर। नंबर 1, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बिकम्स वेरी हाई। तो इस स्टेज में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों की दोनों हाई हो जाती हैं। आपको मुझे नहीं लगता नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि जिस लेवल का आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इस लेवल के टॉपिक में मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपको ये चीजें पता है। कंजम्पशन ऑफ
कंफर्ट्स एंड लग्जरीज जो है वो भी बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ट्राइज टू एस्टैब्लिश वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार वेलफेयर वेलफेयर स्टेट बनने की कोशिश करती है, लोगों को वेलफेयर फैसिलिटीज देने की कोशिश करती है। फैसिलिटीज ऑफ कंजम्पशन आर रेज्ड एंड पीपल आर ऑफर्ड गुड्स ऑन लोन्स एंड इजी इंस्टॉलमेंट्स। कंजम्पशन की फैसिलिटीज बढ़ जाती हैं, हर एक चीज लोन पे अवेलेबल हो जाती है, तो हर एक चीज लोन में मतलब आप ले सकते हो। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट काफी अच्छी हो जाती है, लेबर बिकम्स ऑर्गेनाइज, लेबर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट राइजेस वेल अबव 20% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो 20% है उससे भी ज्यादा हो जाता है। कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज इक्वली सिग्निफिकेंटली to stay away uh, to stave off the possibility of secular stagnation। मतलब कंजम्पशन इतनी तेजी से बढ़ रही है ताकि ये सेकुलर स्टेग्नेशन टाइप की सिचुएशन ना आए। सेकुलर स्टेग्नेशन एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज गिर जाती हैं, डिमांड भी गिर जाती है, इन्वेस्टमेंट भी गिर जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाती है, थोड़ा ठप सी हो जाती है सिचुएशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रोस्टो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बियॉन्ड दीज 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने तो कहा था कि भाई यही 5 स्टेजेस हैं और इससे बियॉन्ड हमें प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है। अब इस क्वेश्चन की क्रिटिसिज्म करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ गया क्रिटिकली एग्जामिन रोस्टो स्टेजेस, तब भी आपने स्टेजेस लिख के क्रिटिसिज्म लिखना है। अगर आपको रोस्टो की स्टेजेस आ गई तो भी आपने क्रिटिसिज्म तो लिखना ही लिखना है। कोई भी मॉडल हो उसमें क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रोफेसर हिचमैन हिचमैन आना था यहाँ पे, ठीक है, मैंने डी पता नहीं क्यों लिख दिया। प्रोफेसर हिचमैन एंड कुजनेट्स आर द मेन क्रिटिक्स ऑफ रोस्टो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। हिचमैन वो थे ना जिन्होंने अनबैलेंस ग्रोथ दी थी, याद है ना आपको। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मे बी नोटेड in this regard. Number one, traditional society नॉट इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। इन्होंने कहा था पहली स्टेज तो हमेशा ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी। और भाई अगर आज इंडिया आज से डेवलप करना चाहता है तो आज से फिर ट्रेडिशनल से छोड़ना शुरू करेगा, जो स्टेज आज चल रही है उसी से शुरू करेगा। इट इज नॉट इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, मैं फिर से पढ़ता हूँ, इट इज नॉट इसेंशियल फॉर ग्रोथ दैट अ कंट्री मस्ट पास थ्रू फर्स्ट स्टेज। जरूरी नहीं है फर्स्ट स्टेज से ही शुरू करना है। फॉर नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए and New Zealand are free from traditional societies and in fact derived the preconditions from Britain, the first इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नेशन। तो ये जो कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, इन्होंने ट्रेडिशनल स्टेज से नहीं शुरू किया। यहाँ पे सारे के सारे आपको पता है ना ब्रिटेन के या मतलब इंग्लिश लोग ही बैठे हुए हैं, तो इन्होंने पहले तो अपने आप को डेवलप किया और बाकियों को फिर एक हायर स्टेज से डेवलप करना शुरू कर दिया। तो सिंपल वर्ड्स में जरूरी नहीं कि हमें ट्रेडिशनल स्टेज से ही शुरू करना है, ठीक है। प्री कंडीशंस मे नॉट प्रीसीड द टेक ऑफ, क्या पता प्री कंडीशन के बाद टेक ऑफ स्टेज ही ना आए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्री कंडीशंस मस्ट प्रीसीड द टेक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, it is not necessary that the agriculture revolution and development of infrastructural facilities must take place before take off stage। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन आना या एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना ही टेक ऑफ स्टेज को क्रिएट करेगा। समझ की बात। तो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट है उनके अलग अलग व्यूज हैं। ओवरलैपिंग द स्टेज, ओवरलैपिंग मतलब एक ही चीज मतलब सारी स्टेजेस में एक ही चीज बताई हुई है, पहले से बेटर होगी बेटर होगी बेटर होगी, समझ की बात। ऑथेंटिसिटी ऑफ डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री into 5 stages of growth is a matter of controversy among the economists। तो इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि भाई इन्होंने ये जो 5 स्टेजेस में अलग अलग हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है ये काफी ज्यादा खराब काम है, तो कंट्रोवर्शियल है। In fact, the experience of most countries serve as an evidence and tells us that the development in agriculture continued even in the take off stage। तो इन्होंने कहा था टेक ऑफ स्टेज के बाद एग्रीकल्चर जो है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो जाएगी बट वो तो स्थिर रह जाएगा। तो मगर आपको शूल्स के थीसिस अगर याद हो एग्रीकल्चर के, तो वो ये कहते थे कि भाई ये तो हमेशा चेंज करता रहता है, समझ की बात। तो अगर वो स्टैटिक हो गया तो वो बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। नो ऑन वन साइड द टेक ऑफ स्टेज in the case of New Zealand and Denmark is attributed to the agriculture development। तो टेक ऑफ स्टेज जो इन कंट्रीज में आया, न्यूजीलैंड में एंड डेनमार्क में आया, वो क्यों आया? एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की वजह से आया। मगर इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से आएगा, तो वो थोड़ा गलत हो गया। ऑन द अदर साइड रोस्टो हिमसेल्फ आर्ग्यूड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, जो इंडस्ट्री के अंदर जो हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं स्पेशली रेलवेज, वो जो है टेक ऑफ के लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, ठीक है। मतलब रोस्टो कॉन्ट्रडिक्ट करता है बाकी इकोनॉमिस्ट के थ्रू। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ टेक ऑफ स्टेज। द टेक ऑफ स्टेज इज द मोस्ट वाइडली क्रिटिसाइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहला क्या है पॉइंट इसके अंदर? डिसएग्रीमेंट ओवर द डेट्स ऑफ टेक ऑफ।
टेक ऑफ ये कहते हैं कि भाई इस सन में आई, दूसरे इकोनॉमिस्ट कहते हैं फलां फलां सन में आई। समझ की बात। इकोनॉमिक हिस्टोरियंस आर डाउटफुल ओवर द डेट्स सजेस्टेड बाय रोस्टो। रोस्टो ने जो टेक ऑफ स्टेज की जो डेट्स जो बताई थी, सजेस्ट की थी, उसमें काफी कॉन्ट्रडिक्शन है। द डेट्स ऑल्सो वेरी फ्रॉम पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन, हर एक किताबों में अलग अलग छपी हुई है। तो पहली कॉन्ट्रडिक्शन तो ये होगी। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर्स नॉट कंसिडर्ड, अगर टेक ऑफ किया और वहीं पे ठप हो गया काम, तो वो चीज तो डिस्कस ही नहीं की। In the aeronautical concept of growth, Rostow ignored the bump downs and crash landings। तो अगर हम एरोनॉटिकल लैंग्वेज में ही बोलें तो ये जो रोस्तो है, उन्होंने वो चीज तो बताई नहीं कि भाई अगर क्रैश लैंडिंग होगी तो क्या होगा टेक ऑफ का, या फिर बम्प डाउन हो गया तो क्या होगा। जरूर थोड़ा इकॉनमी बढ़ती रहेगी, थोड़े झटके मारेगी नीचे को फिर ऊपर जाएगी, वो चीज तो बताई नहीं। नेक्स्ट है, ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आर्बिट्रेरी। उन्होंने ये कहा था कि भाई 10% हो जाएगी तो ग्रोथ हो जाएगी 10% से ज्यादा। द फर्स्ट कंडीशन of a rise in the rate of productive investment to over 10% of the national income is arbitrary। उन्होंने कहा था 10% से ज्यादा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा तो भाई टेक ऑफ हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा आर्बिट्रेरी है। नेक्स्ट, सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी लीडिंग इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा था भाई ये इंडस्ट्रीज है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस दी थी कि ये एक लीडिंग इंडस्ट्री बन जाएगी। द सेकेंड कंडीशन रिलेट्स टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग सेक्टर्स, जैसे कि रोस्तो हैज laid emphasis on a limited number of leading sectors like textile, railways, etc. But economic growth has not always been governed by the development of few leading sectors। तो उनका था कि ये leading sectors like railways, like टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यही लीड करेंगे पूरे के पूरे इकोनॉमी के ग्रोथ को। ऐसा भी नहीं होता, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इनकी भी बुराई की है। नेक्स्ट आ जाता है, द स्टेज ऑफ ड्राइव टू maturity is puzzling and misleading। कैसे? It contains all the features of takeoff rate और टेक ऑफ स्टेज आना था यहाँ पे। टेक ऑफ मैं लिख देता हूँ, टेक ऑफ स्टेज, हाँ, टेक ऑफ stage of net investment of over 10% of national income, development of new production techniques, लीडिंग सेक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो ड्राइव टुवर्ड्स मैच्योरिटी है उसमें टेक ऑफ वाले ही पॉइंट डाल दिया और थोड़ा थोड़ा अच्छा कर दिया। ठीक है, देन where lies the need for separate stage when the growth process becomes self sustained। तो हमें अगर ग्रोथ प्रोसेस सेल्फ सस्टेन्ड हो गया है तो भाई सेम के सेम पॉइंट थोड़े ना लिखेंगे, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा, कुछ तो स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। इट कैन बी सेल्फ सस्टेन्ड इवन इन द टेक ऑफ स्टेज। तो अगर वही सेम पॉइंट ही लिखने थे कि पहले से बेटर हो गया, तो वो तो टेक ऑफ स्टेज में भी लिख देते वही सारे सेम पॉइंट। समझ की बात? तो टेक ऑफ में ही सेल्फ सस्टेन्ड बना देते। तो कुछ इकोनॉमिस्ट इस लेवल पे भी इस थ्योरी को बुराई करते हैं। लैक ऑफ अ गुड थ्योरी, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ as envisaged by Rostow are not based on any good theory of growth। कुछ का मानना ये जो स्टेजेस नहीं है वो इतनी भी कोई अच्छे नहीं है। This is more like a manifesto of an historian rather than the logical formulation of economist। तो ये हिस्ट्री टाइप है कि पहले से तरक्की हुई और तरक्की हुई और तरक्की हुई, ऐसे स्टेजेस बना दिए और कोई जो प्रॉपर लॉजिकल फॉर्मुलेशन नहीं की, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉजिक, वही वाली बात। देयर इज नो logical derivation of 5 stages of growth specified by Rostow। It cannot be said with certainty that the growth process of all the economies pass through these 5 stages। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर एक कंट्री इन्हीं 5 स्टेजेस में से निकला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग मेन डिटर्मिनेंट्स। मेन डिटर्मिनेंट्स का पता नहीं, हर एक स्टेज में वही डिटर्मिनेंट लिखे पहले से अच्छा हो गया और अच्छा हो गया, ऐसे है। Rostow fails to point out the main determinants of growth। He merely concentrates upon historical growth path। तो उन्होंने पुराने जमाने हिस्ट्री में जैसे ग्रोथ होती थी उसी को फॉलो किया है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। Rostow stages analysis only tells the sequence of stages। ये सिर्फ ये बताते हैं पहले से इकोनॉमी कैसे कैसे अगली स्टेज में गई। It fails to predict the course of events with regard to economic growth। ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि कौन कौन से स्पेसिफिक इवेंट्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ावा देंगी। ऑल्सो what would happen after 5th stage of growth is beyond the canvas of Rostow's growth analysis। और 5th स्टेज के बाद क्या होगा उन्होंने बताया ही नहीं। समझ की बात? तो ये थी पूरी की पूरी रोस्टो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। पॉज कर करके साथ के साथ आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन्हीं वीडियो से रिलेटेड बाकी वीडियोस एंड मॉडल्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।